हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 1 का टॉपिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो डाल्टन ने सबसे पहले एटम के बारे में स्टडी किया था, उसी ने सबसे पहले एटम के बारे में बताया था हमें। तो उसके अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस होता है वो टाइनी पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिन्हें एटम कहा गया। टाइनी पार्टिकल से मिलके बना होता है जिन्हें एटम कहा गया। ओके। अब एटम की डेफिनेशन क्या सामने आई, एटम की डेफिनेशन क्या दी गई? एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहलाया। और हम एटम की यही डेफिनेशन हमेशा याद रखेंगे। इसी तरह से मॉलिक्यूल डिफाइन हुआ। मॉलिक्यूल कहा गया कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो नेक्स्ट इसमें एटम जो होते हैं वो कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऑल एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल आर आइडेंटिकल। जितने भी एटम होते हैं मॉलिक्यूल में सब आइडेंटिकल होते हैं, ये डाल्टन ने कहा था। इसके बाद में उसने कहा कि एटम कैन नॉट बी फॉर्म्ड और डिस्ट्रॉयड। उसने कहा कि एटम ना तो बनाए जा सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। अब इसमें दो पॉइंट्स जो हैं उसके गलत साबित हुए। कौन से? एक तो फोर्थ पॉइंट जिसमें उसने बोला कि एटम ऑल एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल आर आइडेंटिकल। देखिए आइडेंटिकल नहीं होते हैं। देखिए क्या होता है, जो एटम होते हैं बाद में पाया गया कि उनमें भी डिफरेंट तरह के आइसोटोप्स में हमें मिलते हैं। आइसोटोप्स में मिलते हैं। तो आइसोटोप्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। ठीक है, आइसोटोप्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं, उनके एटॉमिक मास में, उनके मास में डिफरेंस होता है। ओके, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे। और जो फिफ्थ पॉइंट है इसका कि इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड और डिस्ट्रॉयड, ये वाला पॉइंट न्यूक्लियर रिएक्शंस में नहीं होता है वैलिड, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस में E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर के थ्रू एनर्जी जो है या मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं जो कि इसकी लिमिटेशंस भी बताते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। इसके बाद हम बात करेंगे एटॉमिक मास की। देखिए एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ एन एटम। सिंपल टर्म्स, मास ऑफ एन एटम, उसको अपन एटॉमिक मास बोलेंगे। अब एटॉमिक मास के लिए हमें रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी चीज़ का वेट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर चूँकि ये जो एटम होता है काफ़ी छोटा होता है तो उसके लिए एक अलग रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो यहाँ पर रेफरेंस की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले हाइड्रोजन को एज ए रेफरेंस लिया गया, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन को एज ए रेफरेंस लिया गया, नाइट्रोजन को एज ए रेफरेंस लिया गया। तो इन तीनों में प्रॉब्लम क्या आई थी कि इनमें वेरिएशन आ रहा था, मतलब जो इनके जो रेफरेंस मास थे उनमें भी वेरिएशन आ रहा था। अब वेरिएशन क्यों आ रहा था? क्योंकि इनके डेफिनेटली डिफरेंट फॉर्म्स होंगे, डिफरेंट आइसोटोप्स होंगे, इस वजह से इनके जो बेसिक जो मास है उनमें वेरिएशन आ रहा था। तो फिर लास्ट में हमने रेफरेंस लिया कार्बन C12 आइसोटोप। C12 आइसोटोप ये हमारा एटॉमिक मास के लिए एक रेफरेंस एटम की तरह काम करता है। अब साइंटिस्ट ने आर्बिट्ररीली ये माना कि मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप इज इक्वल टू 12 AMU। साइंटिस्ट ने आर्बिट्ररीली इस चीज को माना। अब ये AMU क्या होता है? AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास
यूनिट। अभी रिसेंटली इसको U से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको बोला जाता है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। ओके, अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि क्यों कार्बन के C12 आइसोटोप को ही चूज किया गया। तो इसके कुछ पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि वाई C12 आइसोटोप, वाई C12। तो इसमें पहला पॉइंट हम देखेंगे कि इसकी अबंडेंस काफ़ी है, नेचर में इसकी अबंडेंस काफ़ी है। और दूसरा पॉइंट, ये नाइदर टू रिएक्टिव, ये बहुत रिएक्टिव भी नहीं होता, नॉर लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव मतलब ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं होता और बहुत कम रिएक्टिव भी नहीं होता, एक मॉडरेट रिएक्टिविटी शो करता है। तीसरा जो पॉइंट है इसमें कि इसके जो अदर आइसोटोप्स हैं, अदर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन आर नेग्लिजिबल इन अमाउंट, नेग्लिजिबल इन अमाउंट मतलब बहुत ही कम अमाउंट में नेचर में पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं इसके अदर आइसोटोप, जैसे C13 होता है, C14 होता है, जो कि बहुत ही कम परसेंटेज में, लगभग आप मानिए कि C12 आइसोटोप आपका 99% नेचर में मिलता है। कार्बन का जो फॉर्म है C12 आइसोटोप की फॉर्म में ही कार्बन में मिलता है। तो ये तो कारण हुआ C12 आइसोटोप को चूज़ करने का। अब अपन इससे आगे फर्दर कुछ कैलकुलेशंस भी करते हैं कि मैं जैसे दोबारा यहाँ पे लिखूँ कि मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, C12 आइसोटोप इज इक्वल टू 12 AMU। ओके, तो इससे मैं निकाल सकता हूँ कि 1 AMU कितना होगा। 1 AMU हो जाएगा 1/12 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। ओके, ये 1 AMU हो गया। अब एक और इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी कि मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप को हम 12 ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं, यानी मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 आइसोटोप इज इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 AMU विल बी इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल, 1 ग्राम पर मोल। तो एक ये चीज़ आप याद रखेंगे कि 1 AMU इज इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल। ओके, इसके बाद एक और चीज़ कि देखिए हम आगे स्टडी करेंगे कि 1 मोल जो होता है वो एवोगैड्रो नंबर Na के बराबर होता है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि 1/Na ग्राम, 1/Na ग्राम 1 AMU को। तो ये एक दूसरा एक फॉर्मूला हो गया हमारे लिए, या रिलेशनशिप हो गया याद रखने के लिए। अच्छा, 1/Na, देखिए Na का मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो 1/Na हो जाएगा 1/6.023 इंटू 10⁻23। तो इसकी जो वैल्यू आती है लगभग, सॉरी, इसकी जो वैल्यू आती है लगभग वो आती है 1.6 इंटू 10⁻24। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 AMU जो है दैट विल बी इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻24 ग्राम्स।
तो ये तीसरा रिलेशन आपको याद रखना है। ओके, तो AMU को हम इस तरह से डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो 1 AMU को अगर आपको ग्राम में चेंज करना है तो आपको 1/Na से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए एटॉमिक मास, एटॉमिक मास की हम बात करें, एक एटम के अंदर एटॉमिक मास, एक एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर किसी एटम के सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो मास है, मैं अगर उनको ऐड कर लूँ, दैट विल बी एटॉमिक मास। तो यहाँ पर मेजरली हमें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स को ध्यान रखना है। एक तो होता है प्रोटॉन, तो हम बोलेंगे मास ऑफ प्रोटॉन। दूसरा मास ऑफ न्यूट्रॉन, और तीसरा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर मैं उसको me से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो me जो होता है बहुत ही कम होता है कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट इक्वल टू होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, तो यहाँ पर हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁻⁻4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो एटॉमिक मास विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब ये MP का मतलब है टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। इसी तरह से आपका MN हो जाएगा टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को Z से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन को Z से रिप्रेजेंट करूं, तो दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ 1 प्रोटॉन m-p, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से मास ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन को मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं मास ऑफ न्यूट्रॉन को लिखता हूँ सपोज n मल्टीप्लाइड बाय m-n से रिप्रेजेंट करूँ एक मास ऑफ न्यूट्रॉन को, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ यहाँ पर कि z मल्टीप्लाइड बाय m-p प्लस n मल्टीप्लाइड बाय m-n। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे हम कि m-p इज ऑलमोस्ट इक्वल टू m-n। इसका मतलब क्या हो गया, मैं लिख सकता हूँ z प्लस n मल्टीप्लाइड बाय m-p, मल्टीप्लाइड बाय m-p। तो ये हो गया आपका एटॉमिक मास, जिसको मैं A से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखेंगे कि m-p की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है 1.62 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स आती है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ z प्लस n, और दैट विल बी इक्वल टू 1 AMU। अभी हमने देखा था ऊपर, ये 1 AMU के लगभग बराबर होता है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ AMU। ठीक है, तो अगर मुझे किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पता है,
तो मैं उस नंबर को सम करके उसके आगे अगर AMU लगा दूं तो मुझे उस पर्टिकुलर एटम का एटॉमिक मास मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं सोडियम की बात करता हूं, तो सोडियम में टोटल 11 प्रोटॉन होते हैं और इसका एटॉमिक मास 23 होता है। ठीक है, तो ये कैसे आया होगा कि 11 इसमें प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या फिर हम बोले हैं Z इज इक्वल टू 11 और आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन N की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके अंदर, आपका 12। ठीक है, तो टोटल सम 23 आया। तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम will be 23 AMU. That is our answer. So it will be very easy to calculate the approximate atomic mass. Okay, thank you.